नमस्कार बच्चों, गुरुकुल एकेडमी की नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम लोग ग्रहों से संबंधित कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने न्यूटन के पूर्व ही यह बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं। ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी वरायमिहिर, ऑप्शन सी बुद्धगुप्त और ऑप्शन डी ब्रह्मगुप्त। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ब्रह्मगुप्त। यानी ब्रह्मगुप्त ने, जैसा कि हम सभी जानते हैं, गुरुत्वाकर्षण के नियम न्यूटन ने दिए, लेकिन न्यूटन से पहले ही ब्रह्मगुप्त ने यह बता दिया था कि पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। इसमें जो वरायमिहिर है, वरायमिहिर भी इम्पोर्टेंट है। जैसे हम लोग सब जानते हैं कि व्यक्ति के रूप में सौर प्रणाली का जनक कोपरनिकस को कहा जाता है। अर्थात कोपरनिकस ने यह बताया हुआ था कि हमारा सूर्य सौर मंडल के केंद्र में है और सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कराते हैं। इसी सिद्धांत को जियोसेंट्रिक थ्योरी के हेलियोसेंट्रिक थ्योरी के नाम से जाना जाता है। और आप ये भी जानते हैं कि कोपरनिकस के पहले एक विद्वान हुए थे क्लॉडियस टॉलमी, जिन्होंने ये बताया हुआ था कि सूर्य नहीं बल्कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और सूर्य सहित सभी ग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। बाद में इस जियोसेंट्रिक थ्योरी के अपोजिट हेलियोसेंट्रिक अप्रोच देने का काम कोपरनिकस को ने दिया। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि कोपरनिकस के बहुत पहले ही वरायमिहिर ने ये बताया हुआ था कि हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। लेकिन हम लोग वरायमिहिर को ना पढ़ करके कोपरनिकस को पढ़ते हैं। तो वरायमिहिर भी इम्पोर्टेंट नाम है। नेक्स्ट सवाल है, एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के समतुल्य है। यह कथन किस ग्रह के बारे में कहा गया है? ऑप्शन ए यूरेनस के विषय में, ऑप्शन बी नेपच्यून के विषय में, ऑप्शन सी शनि के विषय में और ऑप्शन डी मंगल के विषय में। इसका सही जवाब है मंगल के विषय में। हम ये जानते हैं कि हमारी पृथ्वी का अक्षीय झुकाव 23.5 अंश है, जबकि मंगल का अक्षीय झुकाव 25 डिग्री है। तो मंगल का जो अक्षीय झुकाव है वो लगभग पृथ्वी के अक्षीय झुकाव के बराबर है। दूसरा, पृथ्वी का जो हम लोग रोटेशन पीरियड पढ़ते हैं वो लगभग 24 आवर पढ़ते हैं। यानी पृथ्वी अपने एक्सिस के अलोंग एक कंप्लीट रोटेशन पूरा करने में 24 आवर का समय लेती है। उसी प्रकार से मंगल भी अपने एक्सिस के अलोंग एक कंप्लीट रोटेशन पूरा करने में लगभग 24 घंटे 37 मिनट का समय लेता है। ज्योग्राफिकल डे की परिभाषा आपको पहले भी बताई जा चुकी है कि कोई भी ग्रह जितने समय में अपने एक्सिस के अलोंग एक रोटेशन पूरा करता है उतनी ही समयावधि को उस ग्रह का दिन कहा जाता है। जैसे हमारी पृथ्वी पर दिन का मान 24 घंटे इसलिए है क्योंकि हमारी पृथ्वी 24 घंटे में अपने एक्सिस के अलोंग एक चक्कर पूरा कर लेती है। यही काम मंगल 24 घंटे 37 मिनट में करता है, जो कि लगभग पृथ्वी के बराबर है। और सवाल यही दिया गया है कि एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और अक्षीय झुकाव के समतुल्य है, और इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा मंगल। मंगल के बारे में जो कुछ और तथ्य हैं, जैसे मंगल ग्रह इस प्रकार से आपको दिखाई देता है और इस मंगल को रेड प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लाल ग्रह किसे कहते हैं, लाल ग्रह किसे कहते हैं, तो लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है, रेड प्लेनेट। एक इसको ये याद रखिएगा। दूसरा, पृथ्वी पर जीवन है, ये हम सभी जानते हैं। पृथ्वी के अलावा अन्य जिस ग्रह पर जीवन की संभावनाएं बताई जा रही हैं
वो ग्रह कोई और नहीं बल्कि मंगल है, क्योंकि मंगल पर ग्लेशियर्स वगैरह की पुष्टि हुई है, आइस केप वगैरह की पुष्टि हुई है, हिमछत्रक मिले हैं, यानी मंगल पर जल की उपस्थिति का पता चला है। लेकिन आप जानते हैं कि जल के 3 रूप होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। अभी मंगल पर जल के तरल रूप में होने के कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन ये तो तय है कि मंगल पर जल है, लेकिन वो जल आइस केप और ग्लेशियर के रूप में पाया जाता है, यानी ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो पृथ्वी के अलावा जिस किसी अन्य ग्रह पर हमारे सौर मंडल में जीवन की संभावनाएं बताई जा रही हैं, वो ग्रह कोई और नहीं मंगल है। मंगल को रेड प्लेनेट कहते हैं, ये तथ्य आपने सीख लिया। और रेड प्लेनेट क्यों कहते हैं? क्योंकि मंगल की सतह पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता है। ड्यू टू द एक्सेज ऑफ आयरन ऑक्साइड, मार्स इज कंसिडर्ड एज ए रेड प्लेनेट। मंगल के 2 उपग्रह हैं, फीबोस और डिमोस। इसको याद रखिएगा, फीबोस और डिमोस, ये मंगल के 2 उपग्रह हैं। और हमारे सौर मंडल का जो सबसे बड़ा उपग्रह है, हमारे सौर मंडल का जो सबसे बड़ा उपग्रह है, सौर मंडल का जो सबसे छोटा उपग्रह है, वो कोई और नहीं बल्कि डिमोस है। तो अगर ये पूछा जाए कि सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है। मंगल के बारे में नेक्स्ट तक, मंगल की सतह पर एक पर्वत पाया जाता है जिसका नाम है निक्स ओलंपिया, या इसी पर्वत को ओलंपिस मीन्स कहते हैं। इसी पर्वत को ओलंपिस मीन्स कहा जाता है। और क्यों ये चर्चा में रहता है? इसलिए कि हमारे सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपिस मीन्स या निक्स ओलंपिस है, जो कि हिमालय से लगभग 4 गुना ऊंचा है। और हमारी पृथ्वी पर जो सबसे ऊंची चोटी है हमारी पृथ्वी पर जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 8,848 मीटर है। लेकिन पूरे सौर मंडल का अगर सबसे ऊंचा पर्वत पूछा जाए, तो पूरे सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कहीं और नहीं बल्कि मंगल पर पाया जाता है, और इस पर्वत का नाम है निक्स ओलंपिया। मैरिनर घाटी, यहाँ पर एक फेमस घाटी पाई जाती है जिसका नाम है मैरिनर घाटी। और अभी कुछ ही समय पहले मंगल पर एक क्रेटर बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा, और इस क्रेटर का नाम है जजीरा क्रेटर। तो जजीरा क्रेटर यदि पूछा जाता है, जजीरा क्रेटर कहाँ पर है, तो जजीरा क्रेटर भी मंगल पर है। जजीरा क्रेटर भी मंगल पर है। असल में नासा ने मंगल के अध्ययन के लिए अपना एक मिशन भेजा हुआ था, जिसे परसिवेरेंस मिशन के नाम से जाना जाता है। तो ये जो परसिवेरेंस मिशन में जो रोवर वगैरह भेजे गए थे, लैंडर वगैरह भेजे गए थे मंगल की सतह के अध्ययन के लिए, वो रोवर और लैंडर मंगल में जिस जगह पर उतरे वो जजीरा क्रेटर है। तो इसको भी आप याद रखिएगा, जजीरा क्रेटर कहाँ पर है? मंगल की सतह पर जजीरा क्रेटर पाया जाता है। और मंगल पर और अन्य भी देशों ने अपने कुछ अभियान भेजे हुए हैं, जैसे भारत का बहुत फेमस मंगल मिशन है जिसे मॉम के नाम से जाना जाता है। और ये जो है भारत का पहला मंगल के संदर्भ में मिशन था। ये मिशन इसलिए चर्चा में रहा, बहुत ही कम लागत में इसरो ने पहली बार मंगल पर अपना अभियान पूरा किया, और दुनिया का ये पहला ऐसा देश बना भारत जिसने पहली बार में ही मंगल पर भारतीय झंडा फहराने का काम किया। तो ये तमाम सारी इन्फॉर्मेशन वो मंगल के बारे में है। और अगर सौर मंडल से दूरी के क्रम में देखा जाए, तो आप जानते हैं कि सौर मंडल का सबसे नज़दीकी ग्रह बुध है, इसके बाद में शुक्र है, इसके बाद में पृथ्वी है, और फिर इसके बाद मंगल है। तो मंगल सूर्य की दूरी के क्रम से हमारे सौर मंडल का चौथा ग्रह है। और यदि इसका आकार पूछा जाए, तो आकार के क्रम के हिसाब से यह बुध के बाद में दूसरा सबसे छोटा ग्रह है मंगल। तो ये तो बातें मंगल के बारे में हो गई। और मंगल का यदि रिवॉल्यूशन पीरियड पूछा जाए, मंगल का यदि रिवॉल्यूशन पीरियड पूछा जाए, तो मंगल लगभग 686 दिनों में
686 दिनों में सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है, इसलिए मंगल का रिवॉल्यूशन पीरियड हो गया लगभग 686 डेज। नेक्स्ट सवाल, एक जीवनधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी सीता, ऑप्शन सी ग्रीन प्लेनेट और ऑप्शन डी हर्मीज। इसका सही जवाब है ग्रीन प्लेनेट। देखिए, वैसे तो अरुण और वरुण ग्रहों को सामान्य तौर पर हम लोग ग्रीन प्लेनेट की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि यूरेनस और नेपच्यून में मीथेन की अधिकता है और इसलिए इन्हें हरे ग्रह के रूप में जाना जाता है। लेकिन सवाल ये नहीं पूछा गया कि हरा ग्रह किसे कहते हैं। सवाल ये पूछा गया है कि एक जीवनधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है। यानी चूंकि सौरमंडल के सभी ग्रहों में केवल और केवल पृथ्वी पर ही जीवन है और इसलिए जीवधारी के रूप में मंगल को पृथ्वी को ग्रीन प्लेनेट के रूप में जाना जाता है। और ये जो पृथ्वी पर जीवन इसलिए भी है क्योंकि हमारी पृथ्वी सौर मंडल में सूर्य से ना तो बहुत ज़्यादा पास है और सूर्य से ना बहुत ज़्यादा दूर है। अगर पृथ्वी सूर्य के बहुत ज़्यादा पास होती तो टेम्परेचर पृथ्वी का बहुत ज़्यादा होता और हो सकता है कि जीवन पृथ्वी पर पॉसिबल ना हो, जैसे बुध और शुक्र में। अगर हमारी पृथ्वी सूर्य से बहुत दूर होती तो हो सकता है कि अरुण और वरुण ग्रहों के तरह मंगल की सतह का तापमान -220 -230 डिग्री सेल्सियस होता। तो हमारी पृथ्वी ना तो सूर्य से बहुत ज़्यादा दूर है और ना बहुत ज़्यादा पास में है, और साथ ही साथ पृथ्वी में जो जल है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये हमारी पृथ्वी के जीवन के प्रमुख कारणों में से एक कारण है और इसलिए एक जीवनधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम ग्रीन प्लेनेट है। अन्य तथ्यों में पृथ्वी की अगर हम बात करें तो सौर मंडल का आकार के अनुसार ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, क्योंकि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, दूसरा शनि, तीसरा अरुण, चौथा वरुण और 5वां पृथ्वी है। तो आकार के हिसाब से सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी है। अगर सूर्य से दूरी के क्रम में पूछा जाए तो हमने बताया कि बुध सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है, बुध के बाद में शुक्र है, शुक्र के बाद में पृथ्वी है। तो आकार के हिसाब से सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी तीसरे स्थान पर आती है और आकार के हिसाब से पृथ्वी 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। हमारी पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल लगभग 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है और हमारी पृथ्वी पर 71% जल पाया जाता है, 29% स्थल है। जल की बहुत अधिक उपस्थिति के कारण यह पृथ्वी हमें अंतरिक्ष से नीले रंग की दिखाई देती है और इसलिए पृथ्वी को ब्लू प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है। और अगर ब्लू प्लेनेट के होने का कारण पूछा जाए तो आप बताएंगे कि पृथ्वी पर जल की अधिक मात्रा में उपस्थिति, इसलिए पृथ्वी को ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल, 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं और ऑप्शन ए पृथ्वी एवं बृहस्पति, ऑप्शन बी बुध और शुक्र, ऑप्शन सी बुध एवं शनि, ऑप्शन डी शुक्र एवं मंगल। इसका सही जवाब है बुध और शुक्र। बुध और शुक्र हमारे सौर मंडल में केवल यही वो 2 ग्रह है जिनके पास में उपग्रह नहीं है। यानी बुध के पास में अपना कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र के पास में अपना कोई उपग्रह नहीं है। इन 2 ग्रहों के अलावा सौर मंडल के हर ग्रह के पास में उपग्रह हैं। जैसे अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी का एक यहाँ पर हम जो उपग्रह है वो प्राकृतिक उपग्रहों की बात कर रहे हैं। पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है जिसे हम लोग चंद्रमा कहते हैं। पृथ्वी के बाद में मंगल के 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं। इनमें एक का नाम है डिमोस, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह, और दूसरे का नाम है फिबोस। मंगल के बाद में बृहस्पति एक समय था जब बृहस्पति के पास सबसे अधिक उपग्रह हुआ करते थे,
लेकिन आज बृहस्पति के पास में 79 उपग्रह हैं और बृहस्पति के उपग्रहों में गैनीमीड सबसे बड़ा उपग्रह है, यानी बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है। न केवल गैनीमीड बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है, बल्कि पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है। तो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस और सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड। गैनीमीड के अलावा यूरोपा, कैलिस्टो, लो, आयो, ये सारे के सारे बृहस्पति के प्रमुख उपग्रह हैं। इनमें से गैनीमीड, यूरोपा, कैलिस्टो और लो, ये जो 4 उपग्रह हैं, गैनीमीड, यूरोपा, कैलिस्टो और लो, इन चारों उपग्रहों को सम्मिलित रूप से गैलीलियन सैटेलाइट कहा जाता है। तो अगर आपसे गैलीलियन सैटेलाइट पूछा जाए कि गैलीलियन सैटेलाइट कौन है और कितने हैं, तो गैलीलियन सैटेलाइट की संख्या 4 है। गैलीलियन सैटेलाइट की संख्या 4 है और गैलीलियन सैटेलाइटों में एक आता है गैनीमीड, दूसरा इसमें है यूरोपा, तीसरा है कैलिस्टो और चौथा उपग्रह आता है इसमें लो। इन्हीं चारों उपग्रहों को सम्मिलित रूप से गैलीलियन सैटेलाइट कहा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इन उपग्रहों की खोज गैलीलियो ने की, इसलिए इन्हें गैलीलियन सैटेलाइट कहते हैं। यूरोपा के बारे में एक सवाल पूछा जाता है। अगर पूछा जाए कि बृहस्पति के किस उपग्रह में जीवन की संभावनाएं बताई जा रही हैं, तो इसका सही जवाब है यूरोपा, क्योंकि यूरोपा में भी मंगल की तरह आइस के वगैरह, हिमछत्रक वगैरह के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो इसलिए बृहस्पति का एक उपग्रह जिस पर जीवन की संभावनाएं बताई जा रही हैं, वो उपग्रह कोई और नहीं बल्कि यूरोपा है। इसके बाद में इस समय पर सौर मंडल में सबसे ज़्यादा जो उपग्रह है वो शनि के हैं और शनि के उपग्रहों की संख्या 82 है, जिनमें शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। टाइटन के बाद रिया, फोबे, टाइटन के बाद में रिया, फोबे, टेथिस, ये सारे के सारे शनि के उपग्रह है और शनि का जो सबसे इम्पोर्टेंट उपग्रह है वो टाइटन है और यही शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि के बाद में अरुण की बात करें, तो अरुण के पास में कुल उपग्रहों की संख्या 27 है, जिनमें टाइटेनिया अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह है। गैब्रियल, मिरांडा, ये अरुण के अन्य उपग्रह हैं। और अगर वरुण की बात करें तो वरुण के उपग्रहों की संख्या 14 है। तो इसी सवाल में आपने ये सीख लिया कि कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनके पास में कोई उपग्रह नहीं है। तो इसका जवाब है बुध और शुक्र। और फिर हमने हर सौर मंडल के ग्रहों के उपग्रहों को सीखे। पृथ्वी का 1 उपग्रह, मंगल के 2 उपग्रह, बृहस्पति के 79, शनि के 82, अरुण के 27 और वरुण के 14 उपग्रह। नेक्स्ट सवाल है, सौर मंडल में पृथ्वी किन 2 ग्रहों के बीच पड़ती है। तो सौर मंडल में पृथ्वी, जैसे ये सूर्य है और सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह बुध, इसके बाद में शुक्र, वीनस, फिर इसके बाद में पड़ती है पृथ्वी के बाद में मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, शनि के बाद अरुण और अरुण के बाद में वरुण। ये सौर मंडल से ग्रहों की दूरी का क्रम है। और सवाल पूछा गया है पृथ्वी किन 2 ग्रहों के बीच पड़ती है। तो पृथ्वी शुक्र और मंगल के बीच में पड़ती है और इसमें शुक्र और मंगल ऑप्शन है डी। और ये भी याद रखिएगा
कि पृथ्वी का जो सर्वाधिक नज़दीकी ग्रह है, पृथ्वी का सर्वाधिक नज़दीकी ग्रह शुक्र है। क्योंकि अगर हमारी पृथ्वी शुक्र और मंगल के बीच में है तो ये जानना भी आवश्यक है कि कौन पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। तो हमारी पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ग्रह शुक्र है, दूसरा सबसे नज़दीकी ग्रह मंगल है, पृथ्वी का तीसरा नज़दीकी ग्रह बुध है और पृथ्वी का चौथा नज़दीकी ग्रह बृहस्पति है। फिर इसके बाद में शनि, अरुण और वरुण आते हैं। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते, क्योंकि ऑप्शन ए संकेत दुर्बल है, ऑप्शन बी एंटीना दुर्बल है, ऑप्शन सी वायु संकेतों को शोषित कर लेती है, ऑप्शन डी पृथ्वी की सतह वक्राकार है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पृथ्वी की सतह वक्राकार है। और यही कारण है कि हमें जो दूरदर्शन वगैरह के सिग्नल है वो एक निश्चित दूरी के बाद में नहीं मिलते। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह, ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी मंगल और ऑप्शन डी पृथ्वी। तो सौर मंडल का जो सर्वाधिक गर्म ग्रह है वो है शुक्र। और वैसे तो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह सिद्धांतिकली ये बुध को होना चाहिए था, क्योंकि बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। लेकिन बुध सर्वाधिक तापमान वाला ग्रह ना होकर के शुक्र सर्वाधिक तापमान वाला ग्रह है। इसका कारण है कि शुक्र के वायुमंडल में 95% से अधिक CO2 पाई जाती है और CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है जो अपने से विकिरण को बाहर नहीं निकलने देती है। इसीलिए शुक्र का तापमान बुध की तुलना में ज़्यादा है। तो कारण इसका क्या है? कारण क्या है कि बुध का तापमान ज़्यादा नहीं है, वैसे होना चाहिए बुध का, बल्कि शुक्र का तापमान सबसे ज़्यादा है। तो इसका कारण है कि हमारे शुक्र के वायुमंडल में CO2 की बहुत अधिक मात्रा में उपस्थिति। देखिए शुक्र को मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। मॉर्निंग स्टार सुबह का तारा, शुक्र को इवनिंग स्टार भी कहते हैं, सांझ का तारा इसको कहा जाता है। शुक्र से नेक्स्ट तथ्य आपको ये याद रखना है कि सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन है? सर्वाधिक चमकीला ग्रह है शुक्र। अभी हम जितने फैक्ट बता रहे हैं आपको शुक्र के संबंध में ही बता रहे हैं। तो सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र है। और शुक्र क्यों सबसे अधिक चमकीला है? क्योंकि शुक्र की सतह का एल्बिडो बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर एक शब्द आया है एल्बिडो। एल्बिडो, एल्बिडो किसे कहते हैं? एल्बिडो किसे कहते हैं कि किसी भी सतह से जो परावर्तित प्रकाश की मात्रा होती है उसी को एल्बिडो के नाम से जाना जाता है। जैसे मान लीजिए एक ये आपकी सरफेस है और ये सरफेस रफ सरफेस है और इस सरफेस पर प्रकाश आया तो ये सरफेस कुछ मात्रा में प्रकाश को अवशोषित करेगी और कुछ मात्रा में प्रकाश को परावर्तित करेगी। तो जो परावर्तित प्रकाश की मात्रा है, किसी भी सतह के द्वारा परावर्तित प्रकाश की जो मात्रा है उसी को एल्बिडो के नाम से जाना जाता है। और वास्तव में किसी वस्तु की चमक किसी वस्तु की चमक उसके एल्बिडो पर निर्भर करती है। यानी किसी वस्तु की सतह का एल्बिडो जितना ज़्यादा होगा वह वस्तु हमें उतनी ही चमकदार दिखाई देगी, और यदि एल्बिडो कम होगा तो वह वस्तु हमें उतनी ही कम चमकदार दिखाई देगी। अब ये सपोज दैट रफ सरफेस है, तो रफ सरफेस ज़्यादा मात्रा में प्रकाश को अवशोषित करती है और कम मात्रा में प्रकाश को परावर्तित करती है, इसलिए इसका एल्बिडो कम होगा और यह वस्तु हमें कम चमकदार दिखाई देगी। वहीं पर मान लीजिए एक सरफेस स्मूथ सरफेस है, तो जो स्मूथ सरफेस होती है उसमें जो प्रकाश पड़ता है तो ये स्मूथ सरफेस कम मात्रा में प्रकाश को अवशोषित करती है और अधिक मात्रा में प्रकाश को परावर्तित करती है। तो ये जो सतह है, स्मूथ सतह है, वो हमको ज़्यादा चमकदार दिखाई देगी क्योंकि ये अधिक मात्रा में प्रकाश को परावर्तित करती है।
तो इसी को एल्बिडो के नाम से जाना जाता है। देखिए, शुक्र के अधिक चमकदार होने का कारण क्या है? शुक्र के अधिक चमकदार होने का कारण उसका अधिक तापमान नहीं है, बल्कि इसका मुख्य कारण है एल्बिडो, क्योंकि सूर्य की सतह का एल्बिडो बहुत ज़्यादा है और इसलिए शुक्र की सतह का एल्बिडो बहुत ज़्यादा है, इसलिए शुक्र हमें चमकता हुआ बहुत ज़्यादा मात्रा में दिखाई देता है और यही कारण है कि इसे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। एल्बिडो से एक फैक्ट ये भी याद रखिएगा कि जैसे जो हमारे बर्फ़ होती है, बर्फ़ का एल्बिडो बहुत अधिक होता है, बर्फ़ का एल्बिडो अधिक होता है। जो सूखी रेत होती है, सूखी रेत का एल्बिडो अधिक होता है, इसलिए बर्फ़ वगैरह हमें चमकती हुई दिखाई देती है, सूखी रेत हमें चमकती हुई दिखाई देती है, क्योंकि बर्फ़ और सूखी रेत अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश का ज़्यादातर भाग परावर्तित कर देती हैं और हमारी पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करने में जैसे ग्लेशियरों की बहुत बड़ी भूमिका है और सूर्य से जो भी सौरिक विकिरण आता है, उस सौरिक विकिरण का लगभग 2% भाग सतह के द्वारा परावर्तित कर दिया जाता है और ज़्यादातर मात्रा में सतह से कौन सौरिक विकिरण को परावर्तित करेगा? ये जो ग्लेशियर वगैरह होते हैं, ये लगभग 2% भाग सौरिक विकिरण का परावर्तित कर देते हैं। तो हमारी पृथ्वी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में इन ग्लेशियरों का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि ग्लेशियरों में बर्फ़ होती है, बर्फ़ का एल्बिडो ज़्यादा होता है और इसलिए ये ग्लेशियर अपने ऊपर पड़ने वाली लाइट का ज़्यादातर भाग परावर्तित कर देते हैं। एक पल के लिए कल्पना करिए कि यदि हमारी पृथ्वी से ग्लेशियर पिघल जाए, यदि हमारी पृथ्वी से ग्लेशियर ख़त्म हो जाए, तो आप खुद ही बताइए कि पृथ्वी के तापमान में कमी हो जाएगी या पृथ्वी का तापमान बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू होगा? इसका सही जवाब है पृथ्वी का तापमान बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू होगा, क्योंकि अब सौर विकिरण की ज़्यादा मात्रा पृथ्वी तक पहुँचेगी। और शुक्र को प्रेशर कुकर कंडीशन वाला ग्रह भी कहते हैं। शुक्र को प्रेशर कुकर कंडीशन वाला ग्रह भी कहते हैं। शुक्र को प्रेशर कुकर कंडीशन वाला ग्रह भी कहते हैं। शुक्र के साथ में एक और शानदार फैक्ट है कि शुक्र का जो रोटेशन पीरियड है, शुक्र का जो रोटेशन पीरियड है वो लगभग 243 दिन का है और शुक्र का रिवॉल्यूशन पीरियड लगभग 225 दिन का है। अब आप देखिए यहाँ पर कि शुक्र का जो परिक्रमण काल है वो कम है और शुक्र का परिभ्रमण काल ज़्यादा है, इसलिए हमारे सौरमंडल में शुक्र एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर एक दिन का मान उसके एक साल के मान से ज़्यादा है, जिस पर एक दिन का मान, शुक्र पर एक दिन का मान पृथ्वी के 243 दिनों के बराबर होता है और शुक्र पर एक वर्ष का मान पृथ्वी के 225 दिनों के बराबर होता है और इसीलिए शुक्र पर दिन बड़े होते हैं और शुक्र पर साल छोटा होता है। तो ये जो फैक्ट है वो शुक्र से संबंधित है और शुक्र एंटी क्लॉकवाइज शुक्र क्लॉकवाइज रोटेट करता है, यानी जैसे हमारी पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है तो जो शुक्र वगैरह है, शुक्र है वो क्लॉकवाइज रोटेट करता है और हमारे पास में केवल 2 ही ऐसे ग्रह हैं जो क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं और रिवॉल्व करते हैं। इनमें से एक का नाम है शुक्र, और एक का नाम है अरुण यानी यूरेनस। तो शुक्र और अरुण यही 2 ऐसे ग्रह हैं जो क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। इसलिए जो शुक्र ग्रह में सूर्योदय होता है वो पश्चिम से होता है और सूर्यास्त जो होता है वो पूर्व में होता है। नेक्स्ट सवाल है, ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है। अभी हमने डिस्कस किया कि हमारे पास में बुध और शुक्र केवल यही 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके पास में कोई उपग्रह नहीं है, इसलिए इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल है, शनि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में समय लेता है। ऑप्शन ए 18.5 वर्ष, ऑप्शन बी 36 वर्ष, ऑप्शन सी 29.5 वर्ष और ऑप्शन डी
इसमें कोई वैल्यू होनी चाहिए थी। मान लीजिए हम कर देते 11.86 वर्ष, 11.86 वर्ष। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लगभग 29.5 वर्ष का समय लेता है। जल्दी से हम लोग सभी ग्रहों का रिवॉल्यूशन पीरियड लिख देते हैं। जैसे बुध 88 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाता है, शुक्र लगभग 225 दिनों में, पृथ्वी के 225 दिनों के बराबर, हमारी पृथ्वी 365 सही 1/4 दिनों में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। और अगर एग्जैक्ट वैल्यू लिखा जाए तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और लगभग 45 सेकेंड, यानी 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और लगभग 45 सेकेंड में हमारी पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है। मंगल सूर्य का एक चक्कर लगाने में 686 दिन का समय लेता है। बृहस्पति यही काम लगभग 11.86 वर्ष में करता है। शनि ये चक्कर लगाता है 29.5 वर्ष में, 29.5 वर्ष। और जो अरुण लगभग 84 वर्ष में सूर्य का एक चक्कर लगाता है। और जो वरुण है वो 165 वर्ष में सूर्य का एक चक्कर लगाता है। तो इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा इन्हें, क्योंकि यहाँ से काफ़ी मात्रा में सवाल पूछे जाते हैं। ये ग्रहों के नाम है और हर ग्रह का यहाँ पर ये रिवॉल्यूशन पीरियड है। बुध 88 डेज, शुक्र 225 डेज, पृथ्वी 365 सही 1/4 दिन। और इसका एग्जैक्ट मान भी कभी कभी परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है। तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और लगभग 45 सेकेंड, कहीं कहीं पर 43 सेकेंड लिखा रहता है। मंगल 686 दिन, बृहस्पति 11.86 वर्ष, शनि 29.5 वर्ष, अरुण 84 वर्ष और वरुण 165 वर्ष। और आप ये भी जानते हैं कि जैसे जैसे ग्रहों की सूर्य से दूरी बढ़ती जाती है, ग्रहों का जो रिवॉल्यूशन पीरियड है वो भी बढ़ता जाता है। तो किस ग्रह का रिवॉल्यूशन पीरियड सबसे कम है? जो ग्रह सूर्य के सबसे पास में होगा, यानी बुध का। और किस ग्रह का रिवॉल्यूशन पीरियड सबसे ज़्यादा है? वो अरुण का, क्योंकि ये सबसे दूर का ग्रह है। नेक्स्ट सवाल है, सौर मंडल के किस ग्रह का तापांतर सर्वाधिक है? अब यहाँ पर तापांतर पूछा गया है, ये नहीं पूछा गया है कि सौर मंडल के किस ग्रह का तापमान सबसे ज़्यादा है, बल्कि तापांतर पूछा गया है। तापांतर का मतलब होता है मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर के बीच का जो अंतर है उसे तापांतर कहते हैं। जैसे आप किसी भी जगह पर रहते हो तो 24 घंटे में कभी ना कभी एक बार ऐसा होगा जब उस जगह का मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। और इसी 24 घंटे के दरमियान एक ऐसा समय होगा जब उस जगह का मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। जैसे हम आपको कानपुर से पढ़ा रहे हैं तो 24 घंटे में कानपुर में कोई ना कोई एक ऐसा समय होगा जब कानपुर में सर्वाधिक तापमान रिकॉर्ड किया जाएगा। और इसी 24 घंटे में एक समय ऐसा होगा जब कानपुर में मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। तो इसी 24 घंटे के मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर के अंतर को ही तापांतर यानी डायरनल टेम्परेचर के नाम से जाना जाता है। और अगर हम अपनी पृथ्वी की बात करें तो हमारी पृथ्वी में जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो लगभग दोपहर 2 से 4 के बीच में रिकॉर्ड किए जाते हैं। हमारी पृथ्वी में मैक्सिमम टेम्परेचर दोपहर किसी भी जगह स्थान पर जो आपको मैक्सिमम टेम्परेचर मिलेगा वो दोपहर 2 से 4 मिलेगा। और हमारी पृथ्वी में जो मिनिमम टेम्परेचर है वो सुबह 4 से 5 के बीच में रिकॉर्ड किए जाते हैं। मिनिमम टेम्परेचर सुबह 4 से 5।
तो x अगर पृथ्वी में कोई स्थान है तो 2 से 4 के बीच में जो मैक्सिमम टेम्परेचर मान के चलिए कि 30 डिग्री सेल्सियस और सुबह 4 से 5 के बीच में जो मिनिमम टेम्परेचर सपोज दैट 10 डिग्री सेल्सियस, तो 30 और 10 का जो डिफरेंस होगा यानी 20 डिग्री सेल्सियस, यही उस स्थान का दैनिक तापांतर कहलाएगा, यही उसका तापांतर कहलाएगा। और ऐसे दैनिक तापांतर होता है, वार्षिक तापांतर होता है। और ये भी आप तथ्य याद रखिए कि सबसे ज़्यादा तापांतर हमको कहाँ पर मिलता है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में, एरिड और सेमी एरिड एरियाज में हमें सबसे अधिक तापांतर देखने को मिलता है, और सबसे कम तापांतर हमें विषुवतरेखीय क्षेत्रों और तटीय क्षेत्रों में देखने को मिलता है। तो हमारी पृथ्वी में सबसे कम तापांतर इक्वेटोरियल और कोस्टल एरियाज में मिलता है, और सबसे अधिक तापांतर हमें देखने को मिलता है सबसे अधिक तापांतर हमको देखने को मिलता है मरुस्थलीय क्षेत्रों में। और सर्दियों में जो शीत ऋतु होती है, शीत ऋतु में जो तापांतर होता है वो सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किए जाते हैं। और सवाल जो है ये आपका बुध ग्रह के संदर्भ में सही है कि सौर मंडल के किस ग्रह का तापांतर सर्वाधिक है, बुध का, क्योंकि बुध में जब दिन के समय, जब बुध पर दिन होता है तो दिन के समय लगभग 390 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया जाता है, और जब बुध पर रात होती है तो वहाँ पर लगभग -170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है। इस 390 और 170 का यदि आप डिफरेंस निकालोगे तो ये डिफरेंस आपका हो जाएगा 560 डिग्री सेल्सियस। तो बुध पर जो तापांतर है वो 560 यानी मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर के बीच का जो अंतर है वो 560 डिग्री सेल्सियस निकल करके आता है, जो कि सौर मंडल के सभी ग्रहों में सबसे ज़्यादा है। अगर ये पूछा जाए कि जैसे आपने ये सीख लिया कि सौर मंडल का कौन सा ग्रह सर्वाधिक तापमान वाला ग्रह है, तो इसका सही जवाब है शुक्र। शुक्र सर्वाधिक तापमान वाला ग्रह है, और रीजन भी हमने आपको बताया क्योंकि शुक्र पर बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड है, और कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, और ये पृथ्वी तथा अन्य ग्रहों के या उपग्रहों के वातावरण के तापमान को बढ़ाने में एक प्रकार से सहायक है। अगर इसी में पूछा जाए कि सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा होगा, तो ऑब्वियसली सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण होगा। भाई वैसे तो ग्रहों का तापमान सूर्य से दूरी के क्रम पर निर्भर करता है, ठीक है। जैसे जैसे सूर्य से ग्रहों की दूरी बढ़ती जाएगी ग्रहों का तापमान भी कम होता जाएगा। तो सर्वाधिक ठंडा ग्रह यदि पूछा जाए तो सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण होगा, क्योंकि यह सूर्य का सबसे दूरस्थ ग्रह है। एक यहाँ पर यह भी सीख लीजिएगा, अभी हमने इसी वीडियो में कुछ समय पहले चर्चा की थी कि हमारी पृथ्वी पर जीवन है, क्योंकि हमारी पृथ्वी सूर्य से ना तो बहुत ज़्यादा दूर है ना बहुत ज़्यादा पास है, और इसलिए हमारी पृथ्वी पर जो एवरेज टेम्परेचर है यानी सतह का जो औसत तापमान पृथ्वी का माना गया है वो 15 डिग्री सेल्सियस माना गया है। ये और है कि इस समय पर पृथ्वी में हम लोग ग्लोबल वार्मिंग को देख रहे हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट को देख रहे हैं, जिसके कारण हमारी पृथ्वी में क्लाइमेट चेंज वगैरह हो रहा है, क्योंकि हमारे वायुमंडल में बड़ी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, इन सब का कंसंट्रेशन बढ़ गया है, और इसलिए पृथ्वी के वातावरण का तापमान बढ़ रहा है, पृथ्वी की सतह का तापमान बढ़ रहा है, महासागरों का तापमान बढ़ रहा है, इसलिए कोरल ब्लीचिंग वगैरह की घटनाएं हो रही हैं। तो और अगर पूछा जाए कि हमारी पृथ्वी का औसत तापमान कितना है, तो हमारी पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है, और इसी में कॉन्सेप्ट होता है जिसको गोल्डीलॉक्स जोन के नाम से जाना जाता है। गोल्डीलॉक्स जोन, ये अगर टर्म आपसे पूछा जाए कि गोल्डीलॉक्स जोन क्या है और हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह सूर्य के गोल्डीलॉक्स जोन में स्थित है, तो देखिए पहले गोल्डीलॉक्स जोन समझ लीजिए। गोल्डीलॉक्स जोन किसी तारे का वह क्षेत्र होता है जहां पर ना तो बहुत ज़्यादा तापमान होता है ना बहुत कम तापमान होता है, और जल द्रव के रूप में उपस्थित होता है। तारे के उसी क्षेत्र को गोल्डीलॉक्स जोन के नाम से जाना जाता है। और हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह गोल्डीलॉक्स जोन में स्थित है, ये आप आराम से बता सकते हैं। इसका सही जवाब है पृथ्वी, अर्थात पृथ्वी
तारे के उस क्षेत्र में स्थित है जहां पर ना तो बहुत ज़्यादा तापमान है ना बहुत कम तापमान है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो पानी है वो द्रव रूप में पाया जाता है। तो किसी तारे के ऐसे क्षेत्र को ही गोल्डीलॉक्स जोन के नाम से जाना जाता है। अब जैसे इस समय पर काफ़ी सारे मात्रा में एक्सोप्लैनेट पर काम किया जा रहा है, नए नए एक्सोप्लैनेट की खोज की जा रही है। एक्सोप्लैनेट किन्हें कहते हैं? हमारे सौर मंडल के बाहर से जो ग्रह हैं उन्हें एक्सोप्लैनेट के नाम से जाना जाता है। जैसे हमारे सौर मंडल में जो ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं वो तो हमारे सौर मंडल के हैं। ऐसे हमने पढ़ा है कि ब्रह्मांड में बहुत सारी गैलेक्सियां होती हैं, इन गैलेक्सियों में बहुत सारे तारे होते हैं। तो सूर्य के अलावा भी अरबों की संख्या में हम लोग तारे देखते हैं। तो जाहिर सी बात है कि उन तारों के चारों ओर भी कोई ना कोई ग्रह चक्कर लगा रहे होंगे। अब मान लीजिए हमारे सौर मंडल से बाहर का कोई तारा है और उस तारे के चारों ओर बहुत सारे ग्रह परिक्रमा लगा रहे हैं, तो एक प्रकार से अगर हम उन ग्रहों पर जीवन की संभावनाओं की तलाश करना चाहें तो हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि उस तारे के गोल्डीलॉक्स जोन में कौन सा ग्रह स्थित है। क्योंकि किसी तारे के चारों ओर परिक्रमा लगाने वाले ग्रहों में कहाँ पर जीवन होगा? जो ग्रह उस तारे के गोल्डीलॉक्स जोन में स्थित होगा वहाँ पर ही जीवन की संभावनाएं सबसे ज़्यादा प्रबल होंगी। तो हमारी पृथ्वी पर जीवन इसलिए है क्योंकि हमारी पृथ्वी सूर्य के गोल्डीलॉक्स जोन में स्थित है। कौन सा ग्रह सौर जगत का सबसे दूर का ग्रह है? और इसमें ऑप्शन ए अरुण, ऑप्शन बी वरुण, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी बृहस्पति। तो हमारे सौर मंडल का सबसे दूर का ग्रह है वरुण। सौर मंडल का सबसे दूर का ग्रह है वरुण। और वरुण ग्रह की जो खोज है, वरुण के बारे में जान लीजिएगा कुछ फैक्ट। इस ग्रह की खोज जॉन गाले के द्वारा की गई। इस ग्रह की खोज जॉन गाले के द्वारा की गई। सर्वाधिक ठंडा ग्रह है, सर्वाधिक ठंडा ग्रह है क्योंकि यह सूर्य का सबसे दूरस्थ ग्रह है। और यह आपको आमतौर पर हरे नीले रंग का दिखाई देता है, हरे नीले रंग का दिखाई देता है। इस ग्रह में मीथेन की अधिकता है, इस ग्रह में मीथेन की अधिकता है। अरुण और वरुण इन दोनों ग्रहों को एक प्रकार से ट्विंस बोला जाता है, यानी सहोदर ग्रह। सहोदर ग्रह किन्हें कहते हैं? सहोदर ग्रह अरुण और वरुण को सहोदर ग्रह कहते हैं, जुड़वा भाई। जैसे पृथ्वी और शुक्र को जुड़वा बहनें कहते हैं, जैसे पृथ्वी और शुक्र को जुड़वा बहनें कहते हैं। क्यों जुड़वा बहनें कहते हैं? क्योंकि शुक्र का आकार और द्रव्यमान लगभग पृथ्वी के बराबर ही है। फिर से सुनिए, शुक्र का आकार और द्रव्यमान लगभग पृथ्वी के बराबर ही है, इसलिए पृथ्वी और शुक्र को जुड़वा ग्रह कहते हैं। तो अगर पृथ्वी और जुड़वा बहन, जुड़वा बहन, अगर पृथ्वी और शुक्र जुड़वा बहन है तो फिर एक प्रकार से जुड़वा भाई किन दो ग्रहों को कहते हैं? सहोदर ग्रह किन दो ग्रहों को कहते हैं? इसका सही जवाब है अरुण और वरुण। और वरुण के उपग्रहों की संख्या 14 है, ये हमने डिस्कस कर ही लिया है। और जो ट्राइटन है, जो ट्राइटन उपग्रह है वो वरुण का सबसे, ट्राइटन जो उपग्रह है वो वरुण का सबसे बड़ा उपग्रह है। इसी प्रकार से कुछ तथ्य अरुण के बारे में जान लीजिएगा। इसी प्रकार से कुछ तथ्य अरुण के बारे में। तो जो अरुण है यानी यूरेनस, इसकी खोज विलियम हर्शेल के द्वारा की गई। इसकी खोज विलियम हर्शेल के द्वारा की गई। इस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं।
लेटा हुआ ग्रह, क्योंकि इस ग्रह का अच्छी झुकाव बहुत ज़्यादा है, लगभग 82.5 डिग्री इसका अच्छी झुकाव है। इसलिए पूछा जाए कि किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, तो अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। और आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि शुक्र और अरुण अपने एक्सिस पर और सूर्य के चारों ओर क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो इन दो ग्रहों के अलावा बाकी सभी ग्रह एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। यही दो ऐसे ग्रह हैं जो क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो ये तथ्य हमारे अरुण से। और अरुण के उपग्रहों की संख्या 27 है। अरुण के उपग्रहों की संख्या 27 है। और इनमें जो ट्राइटन है, इनमें जो टाइटेनिया अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह है। सौर मंडल की खोज सर्वप्रथम की थी कोपरनिकस ने, पहला ऑप्शन। और मैप में अगर आप देखोगे तो ये अरुण और वरुण ग्रह आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देंगे। जैसे इस प्रकार से ये आपका अरुण ग्रह दिखाई देता है और इसके चारों ओर भी शनि की तरह छल्ले पाए जाते हैं, बृहस्पति की तरह छल्ले पाए जाते हैं। और ये जो आपको लगभग हरे नीले रंग का दिखाई दे रहा है, और ये इसका मुख्य कारण है क्योंकि इसके वायुमंडल में, इसकी सतह में मीथेन की अधिकता है। तो ये हमारा अरुण है। ऐसे आपको इस प्रकार से आपको वरुण ग्रह दिखाई देगा। ये वरुण ग्रह है। और आप ये भी सीखिएगा कि शनि के बाद में जो अरुण और वरुण ग्रह है, इनको हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। अगर पूछा जाए कि आखिरी ग्रह जिसे हम नग्न आँखों से देख सकते हैं तो वो ग्रह शनि है। अरुण और वरुण ग्रह को देखने के लिए आपको टेलीस्कोप की आवश्यकता पड़ेगी। बिना टेलीस्कोप की मदद से आप इनको नहीं देख पाते हैं। ये हमारी कुछ इस प्रकार से पृथ्वी दिखती है। जैसे पृथ्वी को ब्लू प्लेनेट कहते हैं, और क्योंकि पृथ्वी में बड़ी मात्रा में जल पाया जाता है, इसलिए पृथ्वी को ब्लू प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है। ये बुध है। ऐसे ठीक है, इस प्रकार से बुध ग्रह दिखाई देता है। अभी हमने पढ़ा कि बुध 88 डेज में अपने जो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा पूरी करता है, और अपने एक्सिस पर ये 59 डेज में एक कंप्लीट रोटेशन पूरा करता है। तो बुध पर एक दिन का जो मान है वो लगभग 59 डेज का है। नेक्स्ट सवाल, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम है। अभी हमने डिस्कस किया पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है, शुक्र को। कारण क्या है, क्योंकि आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी और शुक्र लगभग बराबर है, इसलिए पृथ्वी और शुक्र को जुड़वा बहन कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड में हीलियम 3 प्रचुर मात्रा में मौजूद है जो सौर ऊर्जा का एक भावी स्रोत है? पृथ्वी, चंद्रमा, शुक्र, शनि। इसका सही जवाब है चंद्रमा। चंद्रमा पर बड़ी मात्रा में हीलियम 3 पाया जाता है और इसे भविष्य के ईंधन के रूप में भी देखा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र हैं? ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी शनि, ऑप्शन डी शुक्र। इसका सही जवाब है शनि, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ चुके हैं कि बृहस्पति के 79 उपग्रह हैं, मंगल के 2 उपग्रह हैं, शनि के 82 है और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है, शनि। हाल ही में निम्नलिखित में से किस एक ने एक ग्रह होने की स्थिति खो दी? इसका नाम है बुध। ऑप्शन ए बुध, बी वरुण, ऑप्शन सी प्लूटो और ऑप्शन डी यूरेनस।
इसका सही जवाब है यूरेनस। 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर करके ड्वार्फ प्लैनेट की श्रेणी में डाल दिया। और इसका कारण ये था क्योंकि जो प्लूटो है वो वरुण की कक्षा को काटता था, और हम लोगों ने पहले ही ग्रहों की परिभाषाएं सीखी है कि ग्रह किसे कहते हैं। ग्रह वो आकाशीय पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा लगाते हैं। दूसरी कंडीशन इनकी होती है कि ग्रहों के पास में इतना द्रव्यमान होना चाहिए कि वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अपने गोलाकार शेप को बरकरार रख सकें। और तीसरी कंडीशन होती है कि एक ग्रह की कक्षा दूसरी ग्रह की कक्षा को काटनी नहीं चाहिए। तो ये देखा गया कि प्लूटो वरुण की कक्षा को काटता था, और इसलिए 2006 में अगस्त 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की एक बैठक हुई, और इस बैठक में प्लूटो को क्लासिकल प्लैनेट की श्रेणी से हटा करके ड्वार्फ प्लैनेट की श्रेणी में डाल दिया गया। और ड्वार्फ प्लैनेट में प्लूटो ही नहीं है, प्लूटो, हॉमी, मैकमेक और एरिस, सिरिस, ये जो 5 आकाशीय पिंड हैं वो ड्वार्फ प्लैनेट के अंतर्गत काउंट किए जाते हैं। तो ड्वार्फ प्लैनेट में एक तो प्लूटो है, दूसरा हॉमी, तीसरा मैकमेक, चौथा एरिस और पांचवा सिरिस। तो ड्वार्फ प्लैनेट की कुल संख्या कितनी है? ड्वार्फ प्लैनेट की कुल संख्या 5 है। प्लूटो, हॉमी, मैकमेक, एरिस और सिरिस। और इनमें से सिरिस एकमात्र ऐसा ड्वार्फ प्लैनेट है जो एस्टेरॉयड बेल्ट में पड़ा हुआ है। ये जो बाकी के 4 ड्वार्फ प्लैनेट है वो कुइपर बेल्ट में है, या ऊर्ट क्लाउड, ये कुइपर बेल्ट में है। और ये जो एरिस, सिरिस है ये आपका क्षुद्र ग्रह पेटी में है, यानी एस्टेरॉयड बेल्ट में है। अब कुइपर बेल्ट क्या है और क्षुद्र ग्रह पेटी क्या है? जैसे जब हम लोग अपने सौर मंडल को देखते हैं तो सौर मंडल में जैसे केंद्र में सूर्य हो गया, सबसे नज़दीकी ग्रह बुध है, दूसरा नज़दीकी ग्रह शुक्र है, तीसरा नज़दीकी ग्रह बुध शुक्र पृथ्वी, चौथा नज़दीकी ग्रह मंगल के बाद में बृहस्पति के बाद में शनि के बाद अरुण, और अरुण के बाद में वरुण। अब इसमें आपको कुइपर बेल्ट समझना है कि कुइपर बेल्ट किसे कहते हैं। तो वरुण ग्रह के बाद का जो क्षेत्र है सौर मंडल में, उसी को ही कुइपर बेल्ट कहा जाता है। वरुण ग्रह का बाद का जो क्षेत्र है, याद रखिएगा, वरुण ग्रह के बाद का जो क्षेत्र है उसी को कुइपर बेल्ट के नाम से जाना जाता है। और मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के बीच में ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर असंख्य छोटे और बड़े चट्टानी टुकड़े पाए जाते हैं। इसी को एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं। इसी को क्षुद्र ग्रह पेटिका कहा जाता है। तो क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच में मिलते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच में मिलते हैं। और क्षुद्र ग्रह क्या है? क्षुद्र ग्रह चट्टानों से बने हुए ऐसे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हैं जो सूर्य के चारों ओर ग्रहों की तरह परिक्रमा लगाते हैं। और ये ग्रह क्यों नहीं है? क्योंकि इनका आकार निश्चित नहीं होता है, और साथ ही साथ इनका जो ऑर्बिट होता है वो भी फिक्स नहीं होता है। इसलिए इनको लगाते तो सूर्य का चक्कर है, लेकिन फिर भी इनको ग्रह नहीं कहते हैं, क्योंकि ग्रहों की अलग परिभाषा जो हमने आपको बताई थी कि ग्रहों का गुरुत्वाकर्षण इतना ज़्यादा होना चाहिए, द्रव्यमान इतना होना चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण के कारण अपने गोलाकार शेप को बरकरार रख सके।
इन चट्टानी पिंडों के साथ में ये परिभाषा फिट नहीं बैठती है। सूर्य का चक्कर जरूर लगाते हैं पर ये ग्रह नहीं है। तो मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के बीच में ऐसे असंख्य छोटे बड़े चट्टानी पिंड पाए जाते हैं, उन्हीं को ही क्षुद्र ग्रह के नाम से जाना जाता है। और मंगल और बृहस्पति के बीच का ये जो क्षेत्र है इसको एस्ट्रॉयड बेल्ट के नाम से जाना जाता है। और एक बेल्ट और है जैसे कुइपर बेल्ट। तो कुइपर बेल्ट क्या है आप बताएंगे कि वरुण के बाद जो क्षेत्र है सौरमंडल में उसको कुइपर बेल्ट कहते हैं। और आप समझ सकते हैं कि यहाँ से सौरमंडल हमारा समाप्त होने लगता है, मतलब सौरमंडल की जो आखिरी सीमा है उसी को कुइपर बेल्ट का नाम दिया गया है। अब इस कुइपर बेल्ट में आपको धूमकेतु वगैरह मिलते हैं। अभी हम धूमकेतु सीखेंगे, धूमकेतु पढ़ेंगे। तो धूमकेतु कहाँ पर मिलते हैं, कॉमेट कहाँ पर मिलते हैं, ये कुइपर बेल्ट में मिलते हैं। और जैसे अभी हमने ड्वार्फ प्लैनेट सीखे थे कि ड्वार्फ प्लैनेट की संख्या 5 है। अब ड्वार्फ प्लैनेट किन्हें कहते हैं, मतलब ऐसे आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, मतलब लगभग ग्रह की हर कंडीशन को फुलफिल करते हैं सिवाय एक को। क्या कि ये इनकी जो ऑर्बिट है वो इंडिपेंडेंट नहीं होती है। इनकी ऑर्बिट जो है वो किसी न किसी ग्रह की ऑर्बिट से मिलती है, इसीलिए इन्हें ग्रहों की श्रेणी में नहीं रखा गया है और ये उपग्रह भी नहीं होते हैं। तो हमारे सौरमंडल में अभी तक की जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से 5 सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को ड्वार्फ प्लैनेट का दर्जा दिया जा चुका है। इन 5 में से जो 4 ड्वार्फ प्लैनेट हैं वो कुइपर बेल्ट में मिलते हैं, लेकिन एक ड्वार्फ प्लैनेट ऐसा है जो एस्ट्रॉयड बेल्ट में मिलता है और इस ड्वार्फ प्लैनेट का नाम है सीरीस। तो सीरीस ड्वार्फ प्लैनेट मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के बीच में क्षुद्र ग्रह पेटिका में मिलता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निक्स और हाइड्रा चंद्रमा है किसके, प्लूटो के भी कुछ उपग्रह हैं और इनमें निक्स, हाइड्रा, चेरान, स्टिक्स, कॉर्बेरास। तो प्लूटो के उपग्रहों की संख्या 5 है। 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 इसमें से एक है निक्स, स्टिक्स, चेरान, चौथा हाइड्रा और पांचवा कॉर्बोरास। तो इसको याद रखे रहिएगा। प्लूटो के उपग्रहों की संख्या कितनी है, 5 है। निक्स, स्टिक्स, चेरान, हाइड्रा और कॉर्बोरास। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। सौरमंडल में हम किनको शामिल करते हैं, सौरमंडल में एक तारा शामिल है सूर्य। इस सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, चाहे वो क्लासिकल प्लैनेट हो, चाहे वो ड्वार्फ प्लैनेट हो, स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज हो जिसके अंतर्गत क्षुद्र ग्रह वगैरह आते हैं, या कॉमेट आते हैं, धूमकेतु आते हैं, ये सौरमंडल के भाग हैं। तो इसके अंतर्गत क्षुद्र ग्रह भी आएंगे, धूमकेतु भी आएंगे, ग्रह आएंगे। लेकिन निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। क्यों, हमने पढ़ा है पिछली वीडियो में कि तारों का फॉर्मेशन कैसे होता है, निहारिका से होता है। निहारिका क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम के बादल हैं और इन्हीं हाइड्रोजन और हीलियम के बादलों को नेबुला के नाम से जाना जाता है और इन्हें ये सौरमंडल के हिस्सा नहीं है। सवाल है, शनि ग्रह है प्लूटो से ठंडा, नेपच्यून से ठंडा, नेपच्यून से गर्म, जुपिटर से गर्म। तो इसमें जैसे अभी जो हमने यहाँ पर तापमान की बात हो रही है, तो आप देखिए प्लूटो यहाँ पर होगा, प्लूटो। और हमने ये रूल पढ़ा है कि जैसे जैसे ग्रहों की सूर्य से दूरी बढ़ती जाती है तापमान कम हो जाता है। हालांकि इसका अपवाद बुध और शुक्र है। बुध का कम तापमान है, शुक्र का ज़्यादा तापमान है। फिर इसके बाद में
पृथ्वी का तापमान शुक्र से कम होगा, मंगल का तापमान पृथ्वी से कम होगा, बृहस्पति का तापमान मंगल से कम होगा, शनि का तापमान मंगल से कम होगा। अब जैसे प्लूटो है तो प्लूटो का तापमान निश्चित रूप से शनि, अरुण और वरुण से कम होगा। अब आइए देखते हैं सवाल में ऑप्शन क्या क्या है। शनि ग्रह है प्लूटो से ठंडा, तो चूंकि शनि ग्रह पहले पड़ जाता है प्लूटो बाद में है, तो ये ऑप्शन गलत है। शनि ग्रह नेपच्यून से ठंडा है, शनि ग्रह पहले पड़ जाता है, नेपच्यून बाद में पड़ता है, तो ये ऑप्शन गलत है। शनि ग्रह नेपच्यून से गर्म, शनि ग्रह नेपच्यून से गर्म, तो बिल्कुल सही है ये, क्योंकि शनि पहले है नेपच्यून बाद में है, तो नेपच्यून का तापमान कम होगा, शनि का तापमान ज़्यादा होगा, इसलिए शनि ग्रह नेपच्यून से गर्म होगा और जुपिटर से ठंडा होगा, क्योंकि पहले जुपिटर है और बाद में शनि है। तो इसका ऑप्शन है सी। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा सन 2006 में दी गई एक नई परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? इसका सही जवाब है प्लूटो। हमने डिटेल में डिस्कस किया प्लूटो। अब प्लूटो क्या है? एक ड्वार्फ प्लेनेट है। क्षुद्र ग्रहों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानी मलबे हैं, ठीक है। अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक हो सकता है, सही है। क्षुद्र ग्रहों की कक्षा बृहस्पति और शनि की कक्षाओं के मध्य स्थित है। इसमें पहला और दूसरा स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन तीसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि तीसरा स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि क्षुद्र ग्रह बृहस्पति और शनि की कक्षाओं के बीच नहीं बल्कि मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही है, 1 और 2। नेक्स्ट सवाल है, धूमकेतु की पूंछ सूर्य से परे दृष्टिगोचर होती है क्योंकि जैसे जैसे धूमकेतु सूर्य के चारों ओर घूर्णन करता है वैसे वैसे उसका हल्का द्रव्यमान केवल उसके उपकेंद्रीय बल के कारण दूर शिफ्ट हो जाता है। ऑप्शन बी, जैसे जैसे धूमकेतु घूर्णन करता है उसका हल्का द्रव्यमान उसकी पूंछ की दिशा में स्थित किसी तारे द्वारा आकर्षित हो जाता है। ऑप्शन सी, सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भैज्य दाब डालता है जिससे उल्का पुच्छ सूर्य से दूर शिफ्ट हो जाती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। देखिए, धूमकेतु जिसको कॉमेट के नाम से जाना जाता है, धूमकेतु जिसे कॉमेट के नाम से जाना जाता है, धूमकेतु जिसे कॉमेट के नाम से जाना जाता है, ये भी एक ब्रह्मांडीय पिंड है। और ये ब्रह्मांडीय पिंड कहाँ पर मिलते हैं? इनकी ये हमें ब्रह्मांडीय पिंड कुइपर बेल्ट में मिलते हैं, मतलब इनकी उत्पत्ति कुइपर बेल्ट में होती है और ये सूर्य के चारों ओर ग्रहों की तरह परिक्रमा करते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये सूर्य है, ये सन है और बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, अरुण, वरुण, और हमने पढ़ा है कि वरुण के बाद का जो क्षेत्र है, वरुण के जो बाद का क्षेत्र है उसी को कुइपर बेल्ट के नाम से जाना जाता है। उसी को कुइपर बेल्ट के नाम से जाना जाता है। तो वरुण के बाद का जो क्षेत्र है इसको कुइपर बेल्ट कहा जाता है। कुइपर बेल्ट में ही धूमकेतु की उत्पत्ति होती है। अब धूमकेतु भी ऐसे ब्रह्मांडीय पिंड होते हैं जिसके मुख्यतः निम्नलिखित 2 भाग होते हैं। जैसे किसी भी धूमकेतु में उसका एक केंद्रीय भाग होता है, इसी केंद्रीय भाग को नाभि कहते हैं। धूमकेतु में एक केंद्रीय भाग होता है जिसको नाभि कहते हैं, यानी कोमा। और इस नाभि के चारों ओर गैस, धूल आदि पाई जाती है। अब नाभि में क्या होता है? नाभि में आप चट्टानें मिलती हैं, नाभि में बर्फ मिलती है। तो धूमकेतु का जो केंद्रीय भाग है जिसे हम लोग नाभि कहते हैं, यानी फोकस नाभि कहते हैं। और इस नाभि में चट्टान, बर्फ आदि मिलती है। इस नाभि के चारों ओर गैस और धूल कण पाई जाती है। अब ये इसका धूमकेतु का स्ट्रक्चर हो गया। तो देखिए, धूमकेतु के बारे में आपको क्या याद रखना है कि धूमकेतु ऐसे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट होते हैं जो हमारे सौर मंडल में कुइपर बेल्ट
कुइपर बेल्ट से उत्पन्न होते हैं। और ये कुइपर बेल्ट किसे कहते हैं? सौर मंडल में वरुण के बाद का जो क्षेत्र है उसी को कुइपर बेल्ट कहते हैं। धूमकेतु का स्ट्रक्चर क्या होता है कि धूमकेतु में दो मुख्य भाग होते हैं, एक नाभि और दूसरा कोमा। और नाभि के चारों ओर ये जो गैस और धूल कण होते हैं इसी को कोमा कहते हैं। और जो नाभि है यानी फोकस है वो किससे बना होता है? चट्टान और बर्फ से बना होता है। अब होता क्या है कि जब ये धूमकेतु ऐसे चक्कर लगाते लगाते, जैसे मान लीजिए ये सूर्य है, ये आपका सन है, और ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण के बाद का जो एरिया है ये ऊर्ट क्लाउड या कुइपर बेल्ट। अब यहां से ये धूमकेतु चला, ये कॉमेट है आपका धूमकेतु, इसी को पुच्छल तारा भी कहते हैं। हालांकि तारा है बट ये तारे जैसे लक्षण नहीं रखता है, इसी को पुच्छल तारा कहते हैं। अब ये लगातार रूप से ऐसे सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। इस प्रकार से ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। जैसे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, उसी प्रकार से ये कॉमेट भी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है। अब ये परिक्रमा कर रहा है, यहाँ से यहाँ पर आया, यहाँ से यहाँ पर आया, यहाँ से यहाँ पर आया। अब जैसे ही ये पुच्छल तारा या धूमकेतु सूर्य के पास में आएगा तो फोकस के चारों ओर, भाई फोकस तो बना है बर्फ और चट्टानी टुकड़ों से, इसके चारों ओर जो गैस और धूल है, ये गैस और धूल जब ये कोमा सूर्य के पास में आ जाएगा तो गैस और धूल है ये एक पूंछ का आकार ले लेती है और इसकी पूंछ लाखों किलोमीटर लंबी होती है। और अब इस धूमकेतु के 3 भाग हो गए, नाभि, कोमा और ये पूंछ, यानी जिसे हम लोग टेल कहते हैं। लेकिन ये पूंछ सूर्य की तरफ नहीं होगी, ये पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होगी। अब जैसे यहां से ये धूमकेतु यहां पर आया तो इसकी जो पूंछ होगी वो सूर्य से परे दिष्ट होती है। यहाँ पर भी ये पूंछ सूर्य से दूर होगी, यहाँ पर भी ये पूंछ सूर्य से दूर होगी। तो आप देख रहे हैं कि जो पूंछ है वो लगातार सूर्य से दूर दिखाई देती है, सूर्य की तरफ नहीं दिखाई देती है, सूर्य से दूर दिखाई देती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि सूर्य के द्वारा जो रेडिएशन निकलता है वो रेडिएशन एक प्रकार का गैस और धूल कण जो लाखों किलोमीटर में फैल गई हैं उन पर एक दबाव डालता है और इसी दबाव के कारण जो पुच्छल तारे की पूंछ है वो हमेशा सूर्य से दूर दिखाई देती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर एक प्रकार का दबाव डालता है जिसके कारण उसकी पूंछ हमेशा सूर्य से दूर दिखाई देती है। तो ये इसका मुख्य कारण है। और वैसे धूमकेतु में 2 प्रकार की पूंछें होती हैं, एक आयोनाइज्ड भी पूंछ होती है, जैसे हमने चित्र में भी बनाया था, ऐसे 2 पूंछ, एक आयोनाइज्ड पूंछ, एक विकिरण। और कोई भी पूंछ हो, चाहे वो आयोनाइज्ड पूंछ हो या जो है दूसरी पूंछ हो, दोनों ही पूंछें, दोनों ही टेल धूमकेतु की हमेशा सूर्य से दूर दिखाई देती है। और पुच्छल तारे के कुछ एग्जाम्पल आपको अभी सवालों में मिलेंगे। अब सवाल है, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं? इसको हमने डिस्कस कर लिया, इनको क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, उल्का क्या है? तीव्र गति से चलता तारा, बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्यकांश, तारामंडल का आधा भाग और पुच्छहीन धूमकेतु। इसका सही जवाब है बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश। जैसे हमारी ये पृथ्वी है, अर्थ है, ये अर्थ है और अर्थ के चारों ओर वायुमंडल है, अर्थ के चारों ओर एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। और अभी हमने एस्ट्रॉइड पढ़ा, जो मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के बीच में चट्टानी टुकड़े पाए जाते हैं, एस्ट्रॉइड। और सपोज दैट
इन्हीं एस्टेरॉयड में से एक कोई चट्टानी टुकड़ा वो अपना रास्ता भटक गया और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में प्रवेश कर गया, तो फिर वो सूर्य के चारों ओर चक्कर ना लगा करके पृथ्वी की ओर चक्कर लगाने लगेगा, यानी पृथ्वी की वायुमंडल की ओर आने लगेगा। इसी को तब हम एस्टेरॉयड ना कह करके मीटरॉयड बोलते हैं। और ये मीटरॉयड जैसे ही एटमॉस्फेयर में आता है, एटमॉस्फेयर में जो भी डस्ट पार्टिकल है, गैसों के मॉलिक्यूल है, उनके साथ में इनका फ्रिक्शन होता है, टेम्परेचर इसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और बढ़े हुए तापमान के कारण ये जलने लगता है। और इसी को ही आप लोग टूटता तारा बोलते हैं, जिसे शूटिंग स्टार के नाम से जाना जाता है। तो रात में आपने बहुत सारे ऐसे टूटते हुए तारे देखे होंगे। उन टूटते हुए तारों को देख करके कुछ मन में दुआएं भी मांगी होंगी, जल्दी नौकरी लग जाए, शादी जल्दी हो जाए, मनपसंद कन्या मिल जाए, इस प्रकार के मन में विचार भी आए होंगे। क्योंकि हमारे यहाँ एक किंवदंती है, एक धारणा भी है कि टूटते हुए तारे से जो भी मांगो वो सब कुछ मिल जाता है, जबकि ऐसा वास्तव में होता नहीं है। ये सब ब्रह्मांडीय घटनाएं हैं, लगातार रूप से घटित होती रहती हैं। तो ये शूटिंग स्टार है। अब ये शूटिंग स्टार जब वायुमंडल के मध्य मंडल में आता है तो ये जलने लगता है, और अगर ये जल जाएगा तो इसकी जो राख है वो वायुमंडल में फैल जाएगी, और अगर नहीं जलेगा तो फिर ये सतह पर कहीं ना कहीं आकर के गिरेगा, और जिस सतह पर जहाँ पर गिरेगा वहाँ पर एक गर्त बन जाएगा, और उसी गर्त को हम लोग क्या कह देते हैं, क्रेटर। बाद में इसमें पानी वगैरह भर जाएगा, झीलें बन जाएंगी, और ऐसी झीलों को ही हम लोग क्रेटर झील का नाम देते हैं। जैसे महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में पाई जाने वाली लोनार झील, तो लोनार झील एक प्रकार से क्रेटर झील का उदाहरण है। नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग आपको कुछ चंद्रमा के बारे में बताएंगे, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। तो अगला जो वीडियो होगा वो चंद्रमा से संबंधित होगा, और इसी के साथ में जो हमने सोलर सिस्टम की एक सीरीज चला रखी थी, वो सोलर सिस्टम की सीरीज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, काफ़ी सारे सवाल आपको कंपटीशन में मिलेंगे। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।